हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी भी चल रही है हमारी, जिसमें ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी चल रहा है। उसमें सीएनएस वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई बॉल और ईयर हमें देखना है, सेंसरी ऑर्गन्स, उसके पहले रिफ्लेक्स एक्शन और फिर हम देखेंगे बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होने को है पूरी यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। 20 से 25 क्वेश्चंस वहां से आते हैं बच्चों आउट ऑफ 100। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है जेनेटिक्स वाली यूनिट बच्चों, जिसमें एवोल्यूशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मोलिकुलर बेसिस है। उसमें भी एवोल्यूशन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। मॉलिकुलर बेसिस जो है वो इसी वीक वापस से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट लास्ट वीक अपन उसको शेड्यूल करा था, बट इस वीक से हम उसको स्टार्ट अब करेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी उसके साथ हो जाएगी। फिर अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट यूनिट जहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं बच्चों, वो है आपकी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और स्मार्टली हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वो चैप्टर्स मैं ऑलरेडी आपको 4 यूनिट्स बता चुका हूं बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स वाली यूनिट और रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, जहां से बाहर से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं एनसीईआरटी के बाहर से, उनको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रहे हैं थ्रू दिस डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ जोश इन जुनून बैच, जिनमें इन यूनिट्स को हम ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन की तरफ ले जा रहे हैं और 15 फेब के पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी तरफ अब जो बाकी की यूनिट्स होती है, बाकी के चैप्टर्स होते हैं बच्चों, वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आते हैं और उनके लिए अलग से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे लेक्चर्स डालते जा रहे हैं, चैप्टर्स डालते जा रहे हैं बच्चों, और अब उनको हम वन शॉट के फॉर्म में डाल रहे हैं। तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 17 टू 18 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें बच्चों, तो इस समय जो 38 चैप्टर्स हैं हमारे नीच बायोलॉजी के, उसमें से 26 टू 27 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। उसके पहले इस वीक का टाइम टेबल है बच्चों, 2 बैचेस रन कर रहे हैं। कहां पर? एक तो चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर नीट बायोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी मेरे साथ, यानी कि एक वर्किंग डॉक्टर के साथ। प्लस बच्चों हमारी बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर रजिस्टर कर लें। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स के अलावा जो बाकी के रिसोर्सेज हैं, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स की डाउनलोडेबल पीडीएफ से बच्चों, फिर एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ से, ये सारे रिसोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर ही एक्सेसिबल होंगे। तीसरा काम ये करना है कि कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप के डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। जो चैप्टर्स बच्चों ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आपकी सहूलियत के लिए, कि आपको पता चला है कि भाई कौन से चैप्टर्स वन शॉट एनसीईआरटी के फॉर्म में कंप्लीट करे हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमने डिटेल में जोश और जुनून में भी कंप्लीट कर लिया है, और कौन से ऐसे हैं जो दोनों फॉर्मेट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट दे रखी है अलॉन्ग विद द टाइम टेबल। एक और नया फीचर जो हमने ऐप के ऊपर अब ऐड कर दिया बच्चों, अभी तक जो टाइम टेबल था वो रीड ओनली फॉर्मेट में आपको मिलता था, बट अब वो डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट जो है अलॉन्ग विद द टाइम टेबल, आप वहां से आज अपडेट हो जाएगा टाइम टेबल, और ये पूरी लिस्ट आप कर सकते हो। 22 चैप्टर बच्चों अपने 11th में है, जिसमें से 17 चैप्टर्स हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, क्योंकि 15 कंप्लीट हो चुके हैं और 2 बच्चों अभी रनिंग में है, न्यूरल कंट्रोल एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें कुछ चैप्टर्स हम दोनों फॉर्मेट में कर चुके हैं, जोश जुनून में डिटेल्ड फॉर्म में, एज वेल एज वन शॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, कुछ ओनली जोश इन जुनून में, कुछ वन शॉट एनसीईआरटी में, टोटल मिला के 17 चैप्टर। तो 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसी तरह से बच्चों 12th अभी हम 50% कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इन द रिमेनिंग मंथ हम ये जो बाकी के 8 चैप्टर्स हैं 16 में से 12th के, इनको आइदर फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम जोश इन जुनून इस तरह से लेकर चलेंगे कि जो डिटेल में आते हैं, जैसे मॉलिकुलर बेसिस बाहर से आता है, वो हम अभी मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जो हम पढ़ रहे हैं जोश इन जुनून में, इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे इकोलॉजी की हम बात करें, स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं बच्चों, उसके बाहर से नहीं आता, तो इकोलॉजी के चारों चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे अभी। ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड लेक्चर्स की क्लासेस है, ये कंटिन्यूअसली टिल योर एग्जाम चलती रहेगी। अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 15 फरवरी तक, 15-20 फरवरी तक हम एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। वो चैप्टर्स जिनमें बाहर से नहीं आता फ्रॉम एनसीईआरटी, वो चैप्टर्स जिनमें बाहर से आता है इन द फॉर्म ऑफ डिटेल लेक्चर्स। लेकिन 15 फरवरी तक एक बार जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भी ये जो आपकी डिटेल्ड लेक्चर्स वाली क्लासेस है, ये तो मैं कंटिन्यू करूंगा। कारण
कंसेप्चुअल स्टडी का कोई मुकाबला नहीं है बच्चों। सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के उतना मजा नहीं आता है और वो मार्क्स भी नहीं आते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं इस बार 360 आउट ऑफ 360 वो नहीं आएंगे। मुझे पता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और ये आपको अटेंड करते रहनी है टिल योर एग्जाम। आगे बात बच्चों समझ में। एक और चीज, असर्शन रीजनिंग की टेस्ट सीरीज मैंने अभी कुछ लेक्चर्स पहले आपसे प्रॉमिस करा था कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर हो गई है बच्चों और टेस्टिंग चल रही है, उसकी एक सारे क्वेश्चंस की प्रूफ रीडिंग चल रही है। इस वीकेंड तक आपको 1000 क्वालिटी नीट बायोलॉजी असर्शन रीजन क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। वन मोर थिंग जो आपके लिए स्टार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं वो है बच्चों, हर चैप्टर के सुपर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं, लाइव सॉल्व कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं बच्चों। आज अगेन इवनिंग में सेशन है हमारा, नेक्स्ट सेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। पढ़ के आना भाई, पढ़ के आओगे तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। 25 क्वेश्चन इस तरह से छाट कर ला रहा हूं उस सेशन में मैं कि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा इन 25 क्वेश्चंस के 1-1.25 घंटे का जो सेशन होगा उसमें कंप्लीट चैप्टर हमारे रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बच्चों हम टाइम बाउंड कर रहे हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे हमारी स्पीड भी डेवलप होगी। तो हर तरह से मल्टीपल फायदा होने वाला है, ठीक है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल द बच्चों जो इस समय लेक्चर को देख रहे हैं। जो मुझे नहीं जानते भाई, एक बार शॉर्ट में बता दूं कि मैं उन डॉक्टर्स में से नहीं हूं जिन्होंने डॉक्टरी तो कर ली लेकिन फिर डॉक्टरी छोड़कर, पूरी तरह से छोड़कर पढ़ाने की फील्ड में आ गए हैं। मैं उन डॉक्टर्स में से हूं जो डॉक्टरी करने के बाद एज ए डॉक्टर तो वर्क कर ही रहे हैं, सोसाइटी को, कम्युनिटी को एज ए डॉक्टर तो सर्व कर ही रहे हैं बच्चों। मैंने नॉट ओनली एमबीबीएस करी है, मैंने एमडी भी करी है। नीट मैंने एक बार में क्रैक करी थी विद ऑल इंडिया रैंक 196। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करी, द 8th रैंक, 8वीं रैंक के बच्चों ऑल ओवर इंडिया इस मेडिकल कॉलेज की। कोटा मेडिकल कॉलेज से एमडी करी एनएससीजीआई में, उसकी 13th रैंक आई है बच्चों इस साल ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में। एमडी करने के बाद बच्चों फेलोशिप भी करी मैंने इन पेन मैनेजमेंट। एट प्रेजेंट अपना खुद का हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ और एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी, कंसल्टेंट भी दूसरे हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। टीचिंग के फील्ड की यदि मैं बात करूँ तो मैं रेजोनेंस में बायोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड रह चुका हूँ बच्चों। उसके बाद फिर ईसरल पे हेड रह चुका हूँ और एटीपी स्टार में भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं बच्चों, अपनी सर्विसेज दी है ना। तो दोनों ही जगह आपको सफिशिएंट भर भर के एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अब जो मेरी ऐप है बच्चों, सोचिंग ऐप, उसके थ्रू भाई कोशिश यही है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको मैं डिलीवर कर सकूं, ताकि आपका जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए बच्चों। क्लियर। जोश बैच हम 11th क्लास के बच्चों के लिए रन कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी 11th में है या अब 10th to 11th मूव करेंगे, वो ऐप के ऊपर से जोश बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो बच्चे जो 12th में है या ड्रॉपर्स, उनके लिए जुनून बैच है बच्चों। दोनों ही बैचेस में नीट बायोलॉजी की हम इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि बायोलॉजी आप रटो नहीं, कंसेप्चुअली पढ़ो। स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे नहीं तो सर बहुत सारा पका रहे हैं, हमें चैप्टर पढ़ना है। चलो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स नेक्स्ट लेक्चर, आज का सेकंड लेक्चर है बच्चों। इसमें हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स। इनमें एक्सपेरिमेंट्स में बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे हैं जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, वो भी आपको बता रखा है एनसीईआरटी ने। और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो आपने 10th में डिटेल में नहीं देखे थे लेकिन अब यहां पर डिटेल में आए हैं। आज वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं और जिनके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, वो हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। देवेंद्र का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको अपन ले लेते हैं कि सर मैं 11th में हूं, क्या 12th मुझे अब पढ़ना चाहिए? सर प्लीज बताएं। तो बेटा मैं यही कहूंगा कि भाई 11th में हो तो पहली बात तो जो 11th का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट रहना चाहिए। जितना, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, जितना अभी तक आपका सिलेबस हो चुका है वो आपका कंप्लीट, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस निकाले हुए होना चाहिए, वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। यदि 11th वीक रह गई तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाओगे 12th में। तो पहले बेटा 11th पे ध्यान दो। हाँ, यदि आप सेटिस्फाइड हो अपनी 11th की प्रिपरेशन से कि हाँ कि भाई मेरी 11th की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है और मेरे पास अब रिजर्व टाइम है, डेफिनेटली आप कुछ कुछ चैप्टर्स 12th के स्टार्ट कर सकते हो जो इजी हो, है ना। तो अभी से उनको स्टार्ट कर दोगे तो आगे दिक्कत नहीं है। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप 9th में भी पढ़ते हो, वो आप उठा सकते हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप उठा सकते हो क्योंकि वो अगेन 10th में आता है आपके बच्चों। तो जिनके बेसिक्स आप 9th 10th में पढ़ चुके हो उन चैप्टर्स को उठाओ, उनको मत उठाना जिनके बारे में 9th 10th में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। जैसे जेनेटिक्स आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हो, सिर्फ मेंडलिज्म आता है बच्चों आपके 9th 10th में, तो उसको अभी यहाँ से मत उठाने, तो दिक्कत हो जाएगी 12th का, है ना। हाँ, लेकिन 12th स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम खुद हमारे प्लेटफॉर्म पे अब जो अर्ली बैचेज हैं, जो बच्चा अब 11th से 12th में आने वाले हैं, उनके लिए अर्ली जुनून, और वो बच्चे जो अब 10th to 11th मूव करने वाले हैं उनके लिए अर्ली जो शुरुआत से थोड़ा अर्ली से एक
इनिशियल स्टार्ट, एक अर्ली पुश, इनिशियल पुश देना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, है ना, तो उनका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो आपने क्लास 10th में स्टडी करे थे बच्चों फोटोसिंथेसिस के, सबसे पहले वो देखते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा था हमने, जो 3 एसेंशियल चीजें होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उनकी एसेंशियलिटी को हमने प्रूव करा था कि भाई हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि लाइट जरूरी है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो देखते हैं बच्चों ये कुछ अर्ली एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो क्लास 10th में आपने देखे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरीजेटेड लीफ का मतलब क्या होता है। तो बच्चों वेरीजेटेड लीफ वो लीफ होती है जिसका कुछ भाग तो हरा है लेकिन कुछ भाग जो है वो पीला है, या हम कह सकते हैं वहां पर ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है ना। तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे, वेरीजेटेड लीफ। अब वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है बच्चों, when we look for starch formation in a variegated leaf we find that photosynthesis occurs only in the green parts, that is chlorophyll containing parts of the plant। अब ये तो चलो ठीक है, थ्योरेटिकली अपन ने बोल दिया, एक्चुअली होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। देखो इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों हम क्या करते हैं, मान लो हमने ये एक लीफ लिए, इसमें कुछ पार्ट जो है वो तो ग्रीन कलर का है और कुछ पार्ट जो है बच्चों वो ग्रीन कलर का नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के पहले हमें एक्चुअली करना क्या पड़ता है कि इसको हमें कुछ नहीं है। देखो when we look for starch formation in a variegated leaf, हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है। यहां पर हम क्लोरोफिल की जो एसेंशियलिटी उसको प्रूव कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, वो हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम यहां क्या कर रहे हैं, किस चीज की प्रेजेंस को टेस्ट कर रहे हैं बच्चों, स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज, वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब टेस्ट कैसे करेंगे भी स्टार्च को, उसके लिए बच्चों हम आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं, आयोडीन टेस्ट वहां पर हमने देखा था और वहां मैंने आपको क्या बताया था, जब हम स्टार्च कंटेनिंग कोई भी एरिया है वहां पर आयोडीन पुट करेंगे बच्चों तो वो ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा। जहां पर स्टार्च होगा तो स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, लेकिन जहां पर स्टार्च नहीं होगा वहां पर आपको ब्लू कलर नहीं मिलने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के पहले लेकिन एक समस्या और होती है, वो क्या है कि हमें क्या कर देना चाहिए इसको, यदि हम पूरी तरह से एक बार डी स्टार्च कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डी स्टार्चिंग करते कैसे हैं बच्चों, अंधेरे में रख दो कुछ समय के लिए, तो वो पूरे एरियाज जहां पर भी स्टार्च होगा वो एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको वापस से सनलाइट में रख दें। होगा क्या, सिर्फ उन्हीं एरियाज में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा जहां पर ग्रीन कलर का पिगमेंट है बच्चों, और वो अभी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बनते ही, तो इसीलिए हमें जो वेरीजेटेड जो ग्रीन कलर के पार्ट्स नहीं वहां पर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं मिलेगी। हाँ वैसे आप चाहो तो वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। तो यहां पर जब हम स्टार्च का आयोडीन टेस्ट करेंगे बच्चों तो जहां पर ग्रीन कलर पार्ट्स है वो कलर में चेंज हो जाएंगे, और किस तरह का कलर देंगे बच्चों, हमें ब्लू कलर देंगे यहां पर, है ना, ब्लू कलर। बाकी एरियाज ब्लू कलर में टर्न नहीं होंगे। तो ये जो ब्लू कलरेशन है ये ग्रीन पार्ट्स का कब होगा, जब हम यहां पर आयोडीन सॉल्यूशन को पुट कर रहे हैं। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं बच्चों। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि जहां जहां पर क्लोरोफिल था वहां पर स्टार्च हमें मिला। इसका मतलब जहां जहां पर क्लोरोफिल था, ग्रीन कलर का पिगमेंट था, वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है बच्चों। दैट इज वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, क्लास 10th में पढ़ते हो आप। फिर ब्लैक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब अगेन मैंने क्या बोला, यहां पर अगेन हमें क्या करनी होगी, डिस्टार्चिंग करनी होगी। डिस्टार्चिंग भी किसकी करनी होगी, एक पॉटेड प्लांट की करनी होगी बच्चों। पॉटेड प्लांट जो ऑलरेडी पॉट में लगा हुआ है उसकी। इस एक्सपेरिमेंट में वेरीजेटेड में आप डिस्टार्चिंग नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ लेकिन प्रॉपर यदि हम डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट की बात करें बच्चों, तो क्योंकि जहां जहां पर ग्रीन कलर है, हमें जो आयोडीन टेस्ट हम करते हैं तो कलर का प्रॉपर पता नहीं चल पाता है कि हाँ कि ब्लू कलर डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, यदि ऑलरेडी ग्रीन पार्ट पे हम उसको अप्लाई कर देंगे तो कई बार क्या होता है कि हम पूरी लीफ का डीपिगमेंटेशन कर देते हैं पहले, तो वो डीपिगमेंटेशन वगैरह की डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, और फिर हम आयोडीन पुट करते हैं। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में जहां जहां ग्रीन कलर है वहां पर जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो स्टार्च मिलेगा, ब्लू कलर हो जाएगा, जहां नहीं है वहां पर ब्लू कलर नहीं होगा, यानी कि वहां स्टार्च प्रेजेंट है, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ब्लैक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट में आपको डिस्टार्चिंग करना जरूरी है। तो डिस्टार्चिंग कैसे करोगे, जो भी पॉटेड प्लांट है जो गमले में ऑलरेडी लगा हुआ है उसको पहले हम कुछ समय के लिए अंधेरे में रख देंगे बच्चों। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर डिस्टार्चिंग अ पॉटेड प्लांट बाय कीपिंग इट इन डार्क, अब क्या करेंगे, डिस्टार्च कर दिया, इसका मतलब अब उसकी जो लीव्स है बच्चों उसमें जितना भी स्टार्च था, जो रिजर्व फूड मटेरियल था, वो यूटिलाइज हो चुका होगा इतने समय में,
है ना, प्लांट को लगातार एनर्जी तो चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। अब हमने उसको अंधेरे में रख दिया, अंधेरे में रख दिया तो वहां पर नया स्टार्च तो बन नहीं रहा होगा, और जो ऑलरेडी स्टार्च था वो ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में। इसका मतलब हमने पूरा स्टार्च खत्म कर दिया। डिस्टार्चिंग का ये मतलब है प्लांट ने उस स्टार्च को यूज कर लिया। अब लीव्स में पुराना स्टार्च नहीं है। अब क्या करेंगे, वो जो पॉटेड प्लांट था जो गमले में लगा हुआ था, जिसको हमने अंधेरे में रख के डिस्टार्च कर दिया, उसको हम सनलाइट में रख देंगे बच्चों। लेकिन सनलाइट में रखने के पहले एक काम हम वहां कर देंगे, और वो काम क्या करेंगे बच्चों, उस पॉटेड प्लांट में एक लीफ का कुछ पार्ट हम एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई सनलाइट जरूरी है, तो हमने क्या करा, डिस्टार्चिंग के बाद लीफ के कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर दिया। अब इस पार्ट के ऊपर सनलाइट एक्ट नहीं कर पाएगी, ये सनलाइट को एक्सपोज्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, जो हमने ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर नहीं करा है, वहां पर अभी भी सनलाइट पड़ रही है। क्लियर है, ठीक। अब यदि मान लो, अभी हम ये मान के चल रहे हैं हमें पता नहीं है सनलाइट जरूरी है या नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन मान लो कि यदि सनलाइट जरूरी होगी तो फिर कहां कहां स्टार्च बनना चाहिए, जो पार्ट ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर्ड नहीं है। और जो पार्ट ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर्ड है, डी स्टार्च हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, वहां पर ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है बच्चों। आगे बात समझ में, और सनलाइट भी नहीं गिर रही, और यदि सनलाइट जरूरी है स्टार्च बनाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों, तो फिर यहां पर स्टार्च नहीं बनना चाहिए। कैसे टेस्ट करोगे स्टार्च है या नहीं है, अगेन आयोडीन टेस्ट से बच्चों। तो अगेन ये जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट है, आयोडीन का यहाँ पर रोल होता है। आयोडीन टेस्ट हम करते हैं बच्चों, धूप में रखने के बाद हम देखेंगे ये जो अनकवर्ड एरियाज हैं जहां पर हमने ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर नहीं करा था लीफ को, वो तो ब्लू टर्न हो जाएंगे, लेकिन ये वाला एरिया ब्लू टर्न नहीं होगा, विच शोज, देखो यहां पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन, ये कलरलेस ही रह जाएगा, बट एरियाज ऑफ लीफ अफेक्टेड विद आयोडीन, ये आयोडीन डालने पर ब्लू कलर में टर्न हो जाएंगे बच्चों, विच शोज दैट कि यहां पर जो है सनलाइट की एसेंशियलिटी होती है बच्चों। तो ब्लैक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट क्या करा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर डिस्टार्चिंग ऑफ पॉटेड प्लांट बाय कीपिंग इट इन डार्क, वी पार्शियली कवर वन ऑफ इट्स लीव्स with a black pepper strip and look for starch formation in the covered and uncovered parts of the leaf after keeping the plant in sunlight for a few hours. We find that starch is formed only in the uncovered part of the leaf, proving that, हमने क्या प्रूव करा है यहां पर, कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी होती है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में, वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ नहीं करा था, सिंपल, वहां पर आप डिस्टार्चिंग नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन यदि डिस्टार्चिंग करते हो तो उसके बाद पहले आपको कुछ समय के लिए फिर से सनलाइट में रखना होगा, फिर आप वेरिजेटेड लीफ लोगे, फिर आप देखोगे कि वहां पर ग्रीन पार्ट्स में तो आपको स्टार्च मिलेगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें आपको स्टार्च नहीं मिलेगा। दैट वाज वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ब्लैक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट हमने करा, यहाँ पर सनलाइट की, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं लाइट की एसेंशियलिटी को हमने प्रूव करा। एक में क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी, एक में लाइट की एसेंशियलिटी। गुड मॉर्निंग बेटा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दो चीजों की एसेंशियलिटी प्रूव कर दी, तीसरी चीज क्या चाहिए होती है बच्चों हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, मतलब उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसके लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं भाई। अगेन पॉटेड प्लांट जो गमले में लगा हुआ है ना, लेंगे और पहले क्या करेंगे, अगेन इसकी भी डिस्टार्चिंग करेंगे। डिस्टार्चिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना आपको, कुछ समय के लिए अंधेरे में रख दो। अंधेरे में रखने पर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो नया स्टार्च बनेगा नहीं, और जो पुराना स्टार्च था बच्चों वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में, पहले ग्लूकोज में टूटेगा और फिर वो ग्लूकोज रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में आ जाएगा। यानी कि हमने पूरा स्टार्च का रिजर्व खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसको सनलाइट में ले आएंगे, क्योंकि यहां पर हम सनलाइट की एसेंशियलिटी चेक नहीं कर रहे, हम CO2 की एसेंशियलिटी। तो जो बाकी के फैक्टर्स हैं, पिगमेंटेड क्लोरोफिल होना चाहिए, ग्रीन लीव्स वाला प्लांट होना चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए, दो फैक्टर्स तो हमने दे दिए। अब तीसरा फैक्टर जो है हम कुछ पार्ट को देंगे, कुछ को नहीं देंगे। कैसे, हमने डिस्टार्च पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक चौड़े मुंह का जार ले लेंगे, है ना, एक चौड़े मुंह की बोतल, वाइड माउथ की बोतल या जार ले लेंगे, और उसके अंदर एक कॉटन रखेंगे, और उस कॉटन में कौन सा सॉल्यूशन, हमने कौन से सॉल्यूशन में डिप करके, सोक करके उस कॉटन को रखा है, KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अपने आसपास की एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व कर लेता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में से CO2 को एब्जर्व कर लेता है। तो यहां पर इस जार के अंदर जो एयर होगी उसमें CO2 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसको कौन एब्जर्व कर चुका होगा, KOH।
ऑलरेडी ये पोटेड प्लांट जो है बच्चों डी स्टार्च, मतलब अभी इसकी लीव्स में पुराना कोई स्टार्च नहीं है। अब इन लीव्स में वहीं पर स्टार्च बनेगा जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, वहां पर नहीं बनेगा जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा। हमने क्या करा, ये जो एक लीफ है बच्चों, ये लीफ भी डी स्टार्च है, इसके आधे भाग को तो इस बोतल के अंदर इंसर्ट कर दिया और आधे भाग को बाहर रहने दिया। जो पार्ट इस लीफ का बाहर है बच्चों, वो तो हवा के एक्सपोजर में है, बाहर की हवा के एक्सपोजर में, इसको सनलाइट भी मिल रही है। ये ग्रीन कलर का तो क्लोरोफिल भी है यहां पर, और इसको हवा में से CO2 भी मिल रही है, इसको तीनों चीजें मिल रही है। लेकिन जो पार्ट बोतल के अंदर है बच्चों, इस लीफ का आधा पार्ट, उसको सनलाइट भी मिल रही है, उसको ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा, उसको CO2 नहीं मिल रही। क्यों? इस जार के अंदर की हवा में से CO2 कौन एब्जॉर्ब कर चुका है? KOH कर चुका है। अब मान लो यदि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता होता तो हमें पूरी की पूरी लीफ में स्टार्च मिलना चाहिए था। लेकिन यदि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है तो फिर क्या होना चाहिए? यहां तो स्टार्च मिलना चाहिए, लेकिन इस पार्ट में स्टार्च नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर दो ही फैक्टर्स हैं, तीन में से CO2 नहीं है, यहां पर तीनों फैक्टर्स हैं बच्चों, और यही देखने को मिलता भी है ना। जब हम इसको टेस्ट करते हैं बच्चों, तो वो पार्ट जो बोतल के अंदर था वहां पर ब्लू कलर डेवलप नहीं होता है आयोडीन टेस्ट से, लेकिन वो पार्ट जो बोतल के बाहर था वहां पर ब्लूइश कलर डेवलप हो जाता है विद आयोडीन टेस्ट, व्हिच प्रूव्स अगेन क्या, कि भाई जो तीसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो 3 एक्सपेरिमेंट करें, 3 एक्सपेरिमेंट में हर एक एक्सपेरिमेंट में एक एक जो जरूरी फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी एसेंशियलिटी को हमने थ्रू एक्सपेरिमेंट प्रूव करा है। वेरिजेटेड के थ्रू हमने क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी की भी क्लोरोफिल जरूरी होता है, फिर ब्लैक स्ट्रिप वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये प्रूव करा कि भाई सनलाइट जरूरी होती है, और तीसरा एक्सपेरिमेंट मोल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये प्रूव करा कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। यहां तक बच्चों किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, कोई भी डाउट हो भाई चैट में मेंशन कर दिया करो, अपने अंदर अपने दिमाग में दिल में कोई डाउट नहीं रखना है ना। डाउट रखोगे तो संकट हो जाता है देखो आगे। और वैसे भी देखो डॉक्टर बनने जा रहे हो, हम मान लो मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊं और जो सर्जरी है उसके प्रोसेस को लेकर मेरे दिमाग में डाउट हो, और सर्जरी के पहले मैं उस डाउट को क्लियर करके नहीं जाऊं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बेचारे मरीज का क्या होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अभी से ये हैबिट डेवलप कर लो कि कभी भी कोई दिमाग में डाउट आए तो उसका हाथों हाथ सॉल्व करो बच्चों, उसका हाथों हाथ रिजॉल्व करो, अपने टीचर से पूछो, जिससे पूछना पूछो, किताब देखनी किताब देखो, बट सॉल्व कर लो। नहीं सॉल्व करोगे तो क्या होता है, ये पेंडिंग ही पड़े रहते हैं डाउट्स, और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना उस डाउट से रिलेटेड, फिर दिमाग खराब होता है। अरे यार देखो कोई चीज पढ़ी नहीं बिल्कुल, वहां से क्वेश्चन आ गया और हम नहीं कर पाए तो फिर भी इतना दिमाग खराब नहीं होता। वो चीज जो पढ़ी हुई थी लेकिन हमें कोई डाउट था और हमने टाइम से उस डाउट को सॉल्व करा नहीं, और इस कारण से एग्जाम में वो गलत होता है, वहां बहुत दुख होता है, फिर पूरा दिमाग खराब हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? MCQ का सेशन शाम को है, आज 8 बजे हम करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा, है ना। शानदार सेशन होने वाला है, 25 क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन ऐसे छांट के लाया हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, वो भी कंसेप्चुअली। तो 8 बजे सेशन है, भूलना नहीं है। उसका आपको ऑलरेडी लाइव कर दिया है बच्चों लिंक चैनल के ऊपर, तो नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको अब आगे जो भी सेशन होंगे, क्योंकि आज है सेशन, उसके बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन भी हम पढ़ेंगे बच्चों, वो सुबह 8 बजे उस दिन सेशन, उस दिन हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सुपर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। क्लियर है? चलो आगे। अब इसके बाद जो पॉइंट हमें याद रखना है बच्चों को, क्या याद रखना है, स्टीफन हेल्स को हम क्रेडिट देते हैं किस चीज का, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी का, और उनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। कि बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इससे ज्यादा स्टीफन हेल्स के बारे में अभी फिलहाल यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो बच्चों हमें देखना है दैट इज ऑफ जोसेफ प्रीस्टली। अब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में एनसीईआरटी ने इन साइंटिस्ट के साथ साथ इनके ईयर्स भी दे रखे हैं बच्चों, कब से कब तक ये रहे, कब जन्म हुआ, कब ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो ये ईयर्स भी हमें याद रखने होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो भी चीजें मेंशन कर रखी है उनमें से कुछ भी आ सकता है बच्चों। जोसेफ प्रीस्टली 1733 टू 1804, 1770 में बच्चों प्रीस्टली ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो प्रीस्टली का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी करी थी, तो प्रीस्टली का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एयर जरूरी होती है। देखो तब तक जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स चालू करे थे तब तक इनको ये नहीं पता था कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड की एसेंशियलिटी होती है
या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस में, हाँ हवा के बारे में सब जानते थे। तो इन्होंने ये कहा शुरुआत में कि भाई हवा जरूरी होती है, बाद में फिर ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी करी बच्चों इन्होंने 1774 के अंदर। अब प्रीस्टली का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हवा के बिना, एक्चुअली हवा में CO2 है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, तो इन्होंने कैसे करा, इसमें मैं जो डायग्राम लेकर आया हूं बच्चों वो एनसीईआरटी का ही लेकर आया हूं, क्योंकि जहां जहां पर भी आपको एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं वहां तो यदि कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो फिर एनसीईआरटी से ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें जहां जहां भी डायग्राम समझने होंगे, यदि एनसीईआरटी में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम दे रखा है तो हम एनसीईआरटी का ही डायग्राम देखेंगे। हाँ, उन टॉपिक्स में जहां एनसीईआरटी ने डायग्राम नहीं दे रखे वहां पर फिर मैं बाहर से आपके लिए डायग्राम लेकर आता हूं, जैसा अभी हमने मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देखा, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं था बच्चों। वेजिटेटेड लीफ के लिए अपन ले सकते हैं डायग्राम बाहर से समझने के लिए, या जो ब्लैक स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट था वो हमने देखा था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब प्रीस्टली का एक्सपेरिमेंट देखो बच्चों, उन्होंने एक बेल जार लिया है ना, इसके अंदर एक बर्निंग कैंडल भी रखी और एक जिंदा चूहा भी रखा। क्या देखा उन्होंने कि कुछ समय के बाद वो मोमबत्ती भी बुझ गई और वो चूहा भी मर गया, है ना, आगे बात समझ में। अब उन्होंने क्या करा, दूसरी बार में इन दोनों बेल जार्स में अगेन एक जिंदा चूहा और एक बर्निंग कैंडल रखी, लेकिन साथ में एक मिंट प्लांट रख दिया बच्चों, और उन्होंने देखा कि चूहा भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। इसका मतलब क्या है, तो प्रीस्टली ने क्या कंक्लूजन निकाला, प्रीस्टली ने यह कंक्लूजन निकाला कि भाई यदि मैं पहले सेटअप की बात करूं तो वहां से एक चीज समझ में आ रही है कि हवा में शायद कुछ ऐसा होता है ना। एक तरीका तो क्या है, इसको उन्होंने कैसे इंटरप्रेट करा, हवा में शायद ऐसा कुछ होता है जिसको ये यूज करते हैं और कुछ ऐसा हवा में निकालते हैं जिसकी वजह से फिर हवा खराब हो जाती है, और उस खराब हवा में ना तो ये कैंडल जल पाती है और ना ही ये चूहा जिंदा रह पाता है, ठीक है। फाउलिंग ऑफ एयर ये करते हैं, ऐसा उनको लगा। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे सेटअप से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो कंपोनेंट जो ये दोनों इस बेलजार के अंदर की हवा में रिलीज कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हुआ, शायद उस कंपोनेंट को ये प्लांट हटा देता है ताकि एयर प्योर रहे, और जब तक एयर प्योर रहेगी ये भी सर्वाइव करेगा चूहा और ये कैंडल भी जलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या रिलीज कर रहे हैं ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन में भी रिलीज हो रही है, और चूहा जब रेस्पायर कर रहा है तो वो भी रिलीज हो रही है, उसकी वजह से यहां पर एयर पोल्यूट हो रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं इंप्योर हो रही है, और उस इंप्योर एयर में जिसमें CO2 बढ़ती जाएगी और उसमें से ऑक्सीजन ये दोनों यूटिलाइज करते जा रहे हैं, कंबशन में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है बर्निंग में, और चूहा भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, CO2 बढ़ती जा रही है, इस कारण से ये भी बुझ गया और ये भी मर गया। लेकिन जब हमने यहां पर मिंट प्लांट रखा बच्चों, तो ये दोनों जो CO2 प्रोड्यूस कर रहे थे उसको तो ये ऑब्जर्व कर रहा था, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम में लेकर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा था, जो इन दोनों के लिए जरूरी थी, इसके सर्वाइवल के लिए और इसके जलते हुए रहने के लिए। आगे बात समझ में, दिस वाज प्रीस्टलीज एक्सपेरिमेंट, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि भाई हवा जरूरी है, और हवा में भी एक्चुअली क्या जरूरी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उन्होंने एयर की एसेंशियलिटी को प्रूव करा था, CO2 के बारे में उन्होंने एग्जैक्टली बात नहीं करी थी बच्चों, ठीक है। एक और चीज, ये जो हैंड रिटन नोट्स बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पॉइंट वाइज, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर। ऐप कौन सी बच्चों, मेरी जो नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, दैट इज सोचिंग, SOCHING, क्योंकि बेटा मेरा ये मानना है कि जो सोचेगा वो जीतेगा, है ना। रटंत विद्या पे मैं बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, आप भी डॉक्टर बनने जा रहे हो तो अभी से कंसेप्चुअल स्टडी पे ध्यान दो। A candle burning in a closed space, that is bell jar, soon gets extinguished, बुझ जाती है एक क्लोज्ड बेल जार में। A mouse soon suffocates to death in a closed space, ये प्रीस्टली का ऑब्जर्वेशन था बच्चों। फिर आगे क्या करा उन्होंने, तो पहले सेटअप से क्या कंक्लूजन था, जो मैंने अभी आपको बताया कि he concluded that a burning candle or an animal both somehow damage the air due to which the candle extinguishes, मतलब दोनों के दोनों एयर को इंप्योर कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, यहां पर जो मोमबत्ती वो बुझ जाती है और जो चूहा है वो मर जाता है बच्चों। क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी पैरेलल में चल रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग चलती जा रही है, जैसे जैसे एक चैप्टर के सारे पार्ट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे उनको वन शॉट के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराते जाएंगे, डोंट वरी, है ना। सारी चीजें अब युद्ध स्तर पर चल रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि टारगेट ये है कि 15-20 फरवरी तक हम एनसीईआरटी प्लस जोश इन जुनून बैचेस के थ्रू आपको पूरे 38 चैप्टर दे दें। अभी अपन ने लिस्ट देखी थी 26वें या 27वें चैप्टर पे अभी हम हैं बच्चों, जो रनिंग में चल रहे हैं, उन दोनों तीनों को मिलाकर करीब 26-27 चैप्टर हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 10-11 चैप्टर बचे हैं, और एनसीईआरटी से जो चैप्टर्स होंगे वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। तो प्लांट किंगडम और बायोटेक्नोलॉजी में भी आप लोगों को दिक्कत आती है, हमेशा डिमांड रहती है,
उन्हीं की रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स और प्लांट किंगडम बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, 3 चैप्टर्स और आपको मिल जाएंगे और वो मिलेंगे आपको एनसीईआरटी से बच्चों। चलो फिर प्रीस्टली ने क्या करा भाई, दूसरे सेटअप में अब उन्होंने इन दोनों के साथ मिंट प्लांट रख दिया इन द सेम बेल जार एंड फाउंड दैट द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। अब कैंडल भी जलती रही, चूहा भी बेचारा उसका टिकट नहीं कटा, है ना। तो प्रीस्टली का हाइपोथेसिस अल्टीमेटली क्या था कि प्लांट्स रीस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स इन बर्निंग कैंडल रिमूव। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी कंपोनेंट हवा का, वो कंपोनेंट जो ये चूहा हटा रहा था, किसको हटा रहा था, ऑक्सीजन को, या वो जो बर्निंग कैंडल यूटिलाइज कर रही थी, क्या यूटिलाइज कर रही थी कंबशन में, ऑक्सीजन को, उसको शायद प्लांट्स वापस से रिस्टोर कर देते हैं, मतलब हवा में उस चीज को वापस देते हैं ताकि चूहे की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को इनहेल करने की वो भी बनी रहे और जो बर्निंग कैंडल के लिए जरूरी है ऑक्सीजन सप्लाई वो भी बनी रहे। तो यहां से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन प्रीस्टली का था। एग्जैक्टली शुरुआत में उनको इसके बारे में पूरा नहीं पता था डिटेल में कि भाई एग्जैक्टली CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बाद में उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी बच्चों। ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में, जोसेफ प्रीस्टली के बारे में। प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमनली पूछा जाता है, प्रीवियसली कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, या तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में या डायरेक्टली भी कई बार पर्टिकुलरली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों, जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट। ईयर्स याद रखने हैं 1730 से 1799 बच्चों। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने प्रीस्टली का सेटअप यूज करा था, बस एक बार उसको डार्क में रखा, एक बार उसको लाइट में रखा। मतलब इन्होंने क्या करा, देखो प्रीस्टली ने तो हवा किया ना कि एक तरह से CO2 के एसेंशियलिटी को प्रूव करा था और साथ में ये प्रूव करा था कि वे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स। लेकिन सनलाइट के ऊपर उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा कि भाई लाइट की एसेंशियलिटी है या नहीं है। अब जैन इंजन हाउस ने आधी मेहनत ही करी, क्योंकि जो बाकी की आधी थी वो तो प्रीस्टली साहब पहले कर ही चुके थे। इन्होंने क्या करा, ये जो मिंट के पौधे के साथ इन्होंने चूहे को और कैंडल को रखा था, ये तीनों चीजें एक बार डार्क में रखी और एक बार लाइट में रखी। अब इन्होंने क्या देखा कि भाई जब मैं डार्क में इन तीनों को एक साथ रख रहा हूं एक क्लोज्ड बेल जार के अंदर, बाहर से तो हवा जा नहीं सकती, क्लोज्ड बेल जार है, अब डार्क के अंदर रखा, तो फिर उन्होंने देखा कि प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट में जब मिंट प्लांट की प्रेजेंस में चूहा और कैंडल दोनों, चूहा जिंदा था और कैंडल जल रही थी, डार्क में रखने के बाद ठीक है थोड़े समय तक तो इन कंपैरिजन टू एब्सेंस ऑफ मिंट प्लांट थोड़े ज्यादा लंबे समय तक चूहा जिंदा रहा और कैंडल जलती रही, लेकिन फिर कुछ समय के बाद कैंडल भी बुझ गई, चूहा भी मर गया। लेकिन जब वो सेटअप को लाइट में रख रहे थे तो कैंडल भी लगातार जलती रही, चूहा भी जिंदा रहा, मरा नहीं बच्चों काफी देर के बाद भी। इससे उन्होंने क्या इन्फ्रेंस, क्या हाइपोथेसिस निकाला बच्चों, देखते हैं। तो he used Priestley's setup and placed it once in the dark and once in the light. Through this experiment, he showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air, followed by burning candles or breathing animals. इसका मतलब भाई प्रीस्टली ने क्या कहा कि प्लांट कुछ ऐसी चीज हवा को दे रहे हैं जिस चीज को चूहे ने और बर्निंग कैंडल ने हटा दिया था, और वो क्या थी, ऑक्सीजन, है ना। लेकिन जेन इंजन हाउस ने कहा कि भाई अंधेरे में प्लांट वो चीज यानी कि ऑक्सीजन हवा को नहीं दे पा रहा, इसका मतलब अंधेरे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहां पर अगेन देखो, तो साइंस ऐसे ही चलती है ना। हिट एंड ट्रायल पे भी, मतलब हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है बच्चों साइंस में। आप जब तक बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, फेलियर से नहीं डरना चाहिए, साइंस आपको ये सिखाती है। यदि हमारे साइंटिस्ट फेलियर से डरते तो आज साइंस इतनी एडवांस नहीं होती, आज हम जो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे होते बच्चों, और आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकली इतनी एफिशिएंट चीजें नहीं होती। और यही मैसेज आपको भी देना चाहता हूँ कि फेलियर से मत डरा करो। आप क्या करते हो, टेस्ट में खराब नंबर आए, अरे सर मेरे तो टेस्ट में खराब नंबर आ गए, अगला टेस्ट ही नहीं देते हो। टेस्ट की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होती तो टेस्ट देने नहीं जाते हो। बेटा टेस्ट दो, खराब नंबर आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब सीखोगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको कौन से एरियाज में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको हो सकता है स्पीड बढ़ाने की जरूरत हो। तो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, अपना आपको टेस्ट नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे बच्चों, साइंस बढ़ती आगे ऐसे है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। तो इंजन हाउस की बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। साथ ही बच्चों इन्होंने एक और काम करा था, he also performed an experiment with an aquatic plant in which small bubbles were produced around the green parts of the bright sunlight while in the dark they did not। इन्होंने एक और चीज करी एक्वेटिक प्लांट्स में। देखो हमें ये चीज पता है कि पानी के अंदर कभी भी कोई भी गैस आप रिलीज करोगे तो वहां पर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। उन्होंने सिंपल से कंसेप्ट को यूज करा किस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है। कैसे, उन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स को लिया बच्चों, और वहां पर ऐसे एक्वेटिक प्लांट जिनमें कुछ पार्ट ग्रीन था और कुछ नॉन ग्रीन पार्ट था, और जब उन्होंने देखा कि भाई सनलाइट भी है
तो सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रीन पार्ट्स थे उनके आसपास बबल फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे उनके आसपास बबल फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। वो इस चीज का इंडिकेशन था कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन पार्ट्स थे एक्वेटिक प्लांट के, वहां से कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है, एंड दैट वाज व्हाट, ऑक्सीजन बच्चों। आई बात समझ में? तो वहां से ये भी प्रूव हो गया कि हाँ कि भाई ग्रीन पार्ट भी यानी कि क्लोरोफिल भी जरूरी होता है। तो इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दोनों चीजें प्रूव करी बच्चों जेन इंजन हाउस ने कि सनलाइट भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ग्रीन पार्ट यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट भी जरूरी है। ठीक है, यहां तक बेटा कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, है ना। मैं डाउट्स के लिए कभी मना नहीं करता हूं बेटा, कोई भी क्यूरियोसिटी हो पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों, जूलियस वॉन सैक्स 1854, आपको याद रखना है एक्सपेरिमेंट की। ये ऐसा नहीं कि साल भर ही जिंदा रहे थे, है ना। यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट का जो इनका मेन जो सिग्निफिकेंट ईयर था वो मेंशन कर रखा है, वही याद रखना है बच्चों अपने को। ही प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। बहुत सिंपल सी चीजें, इनमें आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। ही फाउंड दैट ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट, अभी समझा दूंगा। His latest study showed that the green substance in plants is chlorophyll and is located in special bodies of the plant cells, that is chloroplast। देखो यहां तक भी स्पेसिफिकली क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी। इन्होंने तीन चीजें बताई। इन्होंने एक तो ये कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, याद क्या क्या रखना है ना, वॉन सैक्स के लिए। एक तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है फिर, और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बच्चों, ये प्लांट सेल जो लीफ सेल्स है उन हाँ लीफ सेल्स है जो उन लीव्स सॉरी, तो लीफ इज सिंगुलर, लीव्स इज प्लूरल। तो जो लीफ सेल्स है उनमें कुछ स्पेशल बॉडीज जो बाद में क्या डिस्कवरी क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में, उनमें एक स्पेशल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसकी प्रेजेंस में ही होता है बच्चों, ये प्रूव करा। तो एक तरह से उन्होंने जो सेल ऑर्गेनल थी बच्चों लीफ सेल्स के अंदर, उसकी भी डिस्कवरी कर ली थी। हाँ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमें उनका नहीं पता था अभी तक, एग्जैक्ट कोई नोमेनक्लेचर हमने उसको नहीं दिया था, लेकिन हाँ ये पता चल गया था कि भाई फोटोसिंथेसिस का हो रहा है। इन्होंने बता दिया था स्पेशल बॉडीज, स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स आर देयर इनसाइड द लीफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ये लेटर डिस्कवर हुआ था कि भाई क्लोरोप्लास्ट उनको कहा जाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब बाद में पता चला था। तो पहले एक सिंपल डिस्कवरी होती है, बाद में बच्चों फिर हम कॉम्प्लेक्स डिस्कवरीज पे जाते हैं। तो कभी भी डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स डिस्कवरी नहीं हो पाती है, स्टेप बाय स्टेप हम वहां तक पहुंचते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में। लास्ट जो हमें याद रखना है बच्चों, दैट इज व्हाट, कॉर्नेलियस वॉन नील के बारे में बात करेंगे। और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें ही बच्चों इसके बारे में बता चुका हूं। इन्होंने जो काम करा उससे रिलेटेड पूरी बात हम कर चुके हैं। इनफैक्ट जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा था बच्चों, वहां पर भी हमने बात करी थी एन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मैंने आपको इवोल्यूशन में बताया था कि सबसे पहले अर्थ पे जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आए, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए बच्चों। और वहां मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के, यदि आप लोगों ने इवोल्यूशन को देखा हो तो। हाँ बेटा ईयर सबके याद करने हैं, बिल्कुल करने, जो जो मैंने यहाँ पर नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। नोट्स में मैं आपके लिए वही चीजें लाऊंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए या क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों नीट में, है ना। काम की ही चीजें लाऊंगा, बेकार की चीजें नहीं लाऊंगा। ठीक, इतना तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, सर जो भी बता रहे हैं वो जरूरी है बेटा, क्योंकि जैसे कॉर्नेलियस वॉन नील का ईयर ये जो 1897 टू 1985 है, ये आपको एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है बेटा। अब जब मेंशन कर रखा है तो आ सकता है। ही वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ये एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ पर दोनों। Based on his studies of purple and green bacteria, he demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या बताया था बच्चों? शॉर्ट में यदि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें बच्चों फोटोसिंथेसिस का, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक सब्सटेंस ऐसा चाहिए जो क्या डोनेट करे बच्चों, हाइड्रोजन डोनेट करे, है ना। इसको हमने रिप्रेजेंट करा H2A से, और ये जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा वो किसके पास जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन का लॉस करता है, जिससे हाइड्रोजन निकलती है बच्चों, जो लूज करता है हाइड्रोजन को, हम कहेंगे वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। और जो कंपाउंड उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा उसका हो रहा है रिडक्शन, है ना। तो यहां पर रिड्यूस कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2A बच्चों। ठीक है, अब यहां पर जब CO2 रिड्यूस होगा तो CH2O। अब इस पूरी रिएक्शन को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, है ना, और A को सल्फर से रिप्लेस कर दूं, तो क्या रिएक्शन बनेगी, 6CO2 प्लस 12H2S इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट C6H12O6। CH2O को यदि आप 6 से करोगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। एक ही जगह अभी अपन ने सल्फर लिखा है बच्चों, और 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 2 जा 12, 12S
और 6H2O, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है। 6 से मल्टीप्लाई करा है पूरी रिएक्शन को, A को S से रिप्लेस करा है, बस इतना सा करा है। अब यहां से लेकिन एक चीज प्रूव हो गई है। क्या प्रूव हो गई है बच्चों? ये जो A है ना, इधर यदि हम प्रोडक्ट में बात करें तो कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है बच्चों। A को S से रिप्लेस कर दिया था अपन ने, इसका मतलब इस सल्फर का सोर्स H2S है बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब यदि मैं इस A को O से रिप्लेस कर दूं बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट में जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, इसका सोर्स फिर कौन हुआ? वाटर हुआ। ये चीज याद रखना। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोली थी। इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपको ऑक्सीजन मिलती है प्रोडक्ट में, उसका सोर्स CO2 नहीं है। देखो CO2 में भी ऑक्सीजन है, लेकिन उसका सोर्स CO2 नहीं है, उसका सोर्स वाटर है बच्चों। कैसे प्रूव कर सकते हो? यदि मैं वाटर की जगह H2S लेता हूं तो फिर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है बच्चों, फिर सल्फर मिलता है हमें प्रोडक्ट्स में। ये रिएक्शन किस में देखने को मिलता है? एवोल्यूशन में ही पढ़ाया था बच्चों मैंने। ये रिएक्शन आपको पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? इनके अंदर बच्चों अभी तक जो एंजाइम्स और पिगमेंट्स थे वो हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में वाटर की यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, वो H2S को यूज करते थे। इसीलिए इनके फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसा फोटोसिंथेसिस क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन तो हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस तो बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, तो इसको हमने क्या बोला? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फिर बाद में बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर और प्लांट्स के अंदर वो पिगमेंट्स टू क्लोरोफिल डेवलप हो गया, जो अब हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2O को यूटिलाइज कर सकता था इन प्लेस ऑफ H2S। तो H2O का यूटिलाइजेशन चालू हुआ। जैसे ही H2O का यूटिलाइजेशन चालू हुआ हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में, तो यहाँ पर H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है बच्चों, CO2 उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना रहा है, ये ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बना रहा है बच्चों। आगे बात समझ में? तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? वाटर। ये किसने बताया हमें? कॉर्नेलियस वॉन नील ने बताया बच्चों। कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसने बताया बच्चों? हमें कॉर्नेलियस वॉन नील ने बताया। तो अब वापस से पढ़ो, देखो। बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट तो जरूरी है ही, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। कौन सा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में तो H2S, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी में H2O, इनसे हाइड्रोजन मिलेगी। इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाती? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। जितना भी अभी मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो फिर चैप्टर को वाइंड अप कर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और शाम को वापस से मिलेंगे। सुपर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मजा आएगा उस सेशन के अंदर। लास्ट सेशन में भी बहुत मजा आया था। हर क्वेश्चन में मैं आपको वहां पर 15 सेकंड का टाइम देता हूं, काउंटडाउन हम रन करते हैं, उस 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना जवाब देना होता है। क्यों? इससे ज्यादा समय हमें नीट में नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, घर पे भी ऐसे करा करो बच्चों, तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा स्पीड के साथ एक्यूरेसी निकालने के लिए। और फिर जो एग्जाम में स्पीड बढ़ाती है, एरर्स होते हैं ना, सिली मिस्टेक्स जिनको आपके, तो वो नहीं होगी बच्चों आपकी। ठीक है, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, कोई भी डाउट हो बता दो भाई। बेटा प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना, क्यों हो रहा है उसका रीजन बता देता हूं। देखो, यदि हम ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते बच्चों, तो जो जगह रिक्वायर्ड होती है ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए वो बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट जब स्टार्च में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, तो स्टार्च बहुत ही कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। तो एक तो जगह कम यूटिलाइज करेगा, प्लस जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज है बच्चों उसको स्टार्च कम चेंज करेगा इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। तो जो फ्लूइड प्रेशर्स है उन पर भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा यदि हम ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो। और कोई डाउट? ये हम डिस्कस करेंगे भी इसे आगे कि भाई स्टार्च के फॉर्म में ही क्यों स्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं ग्लूकोज को, मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर। अगेन कारण वही है, क्योंकि ग्लाइकोजन और स्टार्च दीज आर व्हाट? दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स बच्चों, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च में और ग्लाइकोजन में थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन 1000 अलग अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल जितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे उसके कंपैरिजन में स्टार्च के अंदर और ग्लाइकोजन के अंदर यही 1000 मॉलिक्यूल बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है। देवेंद्र ने भी कह दिया कि सर सारे डाउट क्लियर हैं, केशव को कोई डाउट होता ही नहीं है यूजुअली, है ना। अच्छा लड़का है केशव, बहुत मेहनत कर रहा है। तो बेटा सभी को ऑल द बेस्ट। जो जो भी आपके टारगेट्स हैं भाई, जो नीट 23 देने वाले हैं वो 23 में सेलेक्ट हो जाए, जो नीट 24 देने वाले हैं वो नीट 24 में सेलेक्ट हो जाए। चाहता ही हूँ जैसे मेरा एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, आप हुआ था बच्चों, आपका भी हो जाए। कोशिश पूरी है मेरी टीम की कि लगातार आपको, देखो थोड़ा सा मेरा हेक्टिक रहता है शेड्यूल बिकॉज ऑफ माय ड्यूटीज एज अ डॉक्टर, एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड एज अ पेन फिजिशियन, बट फिर भी बच्चों
कोशिश यही है, स्मार्टली वर्क कर रहे हैं आपके लिए कि भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और मटेरियल आपको ऐप के थ्रू और चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहें, ताकि नीट बायोलॉजी में यदि आप किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ भी रहे हो तो वहाँ पर जो भी कमी है वो यहाँ से फुलफिल हो जाए, आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ से मिलेगा। और जो बच्चे प्योरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, गारंटी दे सकता हूँ कि उनको निराशा नहीं मिलेगी, डेफिनेटली उनको नीट बायोलॉजी में सक्सेस मिलेगी। 340 प्लस मार्क्स इंश्योर कर रहा हूँ बच्चों। शर्त यही है, जितना पढ़ा रहा हूँ पूरा पढ़ना है, उसको समझना है, उसको याद करना है। जो क्वेश्चंस आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल करवाऊँ वो सारे करने हैं। जो हम लाइव सेशंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं करेंगे बच्चों, वो सारे आपको करने हैं। टाइम टू टाइम रिविजन्स करने, मल्टीपल रिविजन्स बहुत जरूरी होते हैं। ये सब करते रहोगे तो फिर डेफिनेटली 340 प्लस मार्क्स आपसे दूर नहीं है नीट बायोलॉजी के अंदर। इसी के साथ बच्चों लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।